दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज हम बात करेंगे जो एग्जिट पोल आए हैं उसकी पड़ताल पर। एग्जिट पोल कितने सही हैं, कितने गलत हैं। बहुत सारे दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी हरियाणा का जो एग्जिट पोल है उसके बारे में थोड़ी सी बात करो, ये कितना सच है कितना झूठ है। वो अपने देसी भाषा में कहते हैं नहीं, नाई के बाल आगे आने हैं, यानी अब तो कुछ घंटे बाकी हैं और सबको पता चल ही जाएगा क्या है। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसके बारे में जब से आए हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वो बड़े हताश हैं, निराश हैं। बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा लेकिन सीटें उनकी मात्र 2 से 4 दिखाई हैं, यानी कि वो मिनिमम 2 जीत सकती हैं, मैक्सिमम 4 जीत सकती हैं। और भाजपा वाले खुश हैं हरियाणा में कि वो मिनिमम 6 जीत रही हैं और मैक्सिमम 8 जीत रही हैं। तो क्या इसमें सच्चाई क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें भाजपा ने नारा लगाया था 75 पार का। और जैसे ही उस दिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, जिस दिन वोटिंग हुई थी और वोटिंग होने के बाद ही जो एग्जिट पोल आए थे उसमें उन्होंने क्या एग्जिट पोल दिखाया था और एक्चुअल में बीजेपी की कांग्रेस की सीटें कितनी आई थी। जितने भी एग्जिट पोल थे किसी ने भी कांग्रेस की सीटें 15 से ज़्यादा नहीं दिखाई, सब ने 11 और 12 दिखाई थी। कांग्रेस की सीट आई थी 30। इसी तरह से जो बीजेपी के जितना भी सर्वे एजेंसियाँ थी सब ने सीटें दिखाई थी, चाहे आज तक वाले हों, सी चाणक्य हों, रिपब्लिक भारत, सब ने बीजेपी की सीटें 70 से ज़्यादा दिखाई थी और वही बीजेपी सिमट गई थी 40 पर है। इस सर्वे में जो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं ये जन की बात, ये एजेंसी है, और रिपब्लिक भारत ये चैनल है। इन्होंने भाजपा को दिखाई थी 52 से 63, कांग्रेस को 15 से 19, जसपा को 5 से 9 और अन्य को 7 से 10 है। लेकिन ये इसका भी बिल्कुल सटीक नहीं रहा। इन्होंने बीजेपी को मैक्सिमम 63 दिखाई थी, वो 40 बैठ की। कांग्रेस को मैक्सिमम 19 दिखाई थी, मिनिमम 15, वो 30 पर गई। आज तक और एक्सिस का जो सर्वे हुआ था उसमें बीजेपी को 71 सीट दिखाई थी और कांग्रेस को 11 और जसपा को एक भी नहीं दिखाई थी, 0 पर, वो 10 ले गई थी। और इंडिया न्यूज़ 18 इंडिया और IPSOS ने बीजेपी को 75 सीट दिखाई थी, कांग्रेस को 10 और 10 जेजेपी को दिखाई थी। ये भी पूरी तरह गलत रहा। और ABP और सी वोटर का सर्वे था, इन्होंने बीजेपी को 72 दिखाई, कांग्रेस को 8 और जेजेपी को 0 दिखाई थी। पूरी तरह फ्रॉड, गलत सर्वे रहा इनका। टाइम्स नाउ ने जो सर्वे किया था उसने बीजेपी को 71, कांग्रेस को 11, जेजेपी को 5 सीटें और अन्य को 3 दिखाई थी। लेकिन ये सर्वे भी पूरी तरह से गलत रहा। यानी कि जो सर्वे होते हैं ये पूरी तरह मैक्सिमम आप मान के चले ये फर्जी होते हैं। कोई लोगों के ग्राउंड से कोई रिपोर्ट नहीं होती और सब ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ 2-4 लोगों से बातचीत करके इस तरह से ये आपके जो सर्वे हैं एग्जिट पोल बना दिए जाते हैं। ये पूरा आपने देखा कि किस तरह से जितने भी आज तक हैं, रिपब्लिक भारत है, टाइम्स नाउ है, सब ने ABP है, बीजेपी की 70, 72, 75 दिखाई, 0 दिखाए इन्होंने जेजेपी को, वो 10 लेगी, बीजेपी 40 पे अटकी, कांग्रेस सारे 10, 11 दिखा रहे थे, वो 30 पे चलेगी। यानी कि इन पे विश्वास करना बड़ी बेवकूफ़ी है। इंतज़ार हमें अब कुछ घंटों का और करना पड़ेगा। तो सभी 10 सीटें जो ये सर्वे दिखा रहे हैं इसके ऊपर भी हम बात कर लें। बीजेपी ने खुद ये माना है कि हम 2 सीटों पर कमज़ोर रहे हैं, एक सिरसा एक रोहतक, 2 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। तो इन्हीं 2 सीटों की ही चर्चा करते हैं। सिरसा में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे अशोक तंवर, सुनीता दुग्गल को टिकट काटी गई और कांग्रेस ने वहाँ कुमारी शैलजा को टिकट दी। अंदर की बात एक मुझे 2 दिन पहले पता चली कि सुनीता दुग्गल सिरसा में बहुत मजबूत थी। यदि अशोक तंवर को न उतारा जाता तो दुग्गल शैलजा का बड़ी मजबूती से मुकाबला करती। तो आखिर तंवर को क्यों उतारा गया? तो एक बड़े सीनियर आदमी का फ़ोन आया तो उन्होंने ये बताया कि शैलजा के मुकाबले वहाँ अशोक तंवर को पहले बीजेपी ने इसलिए टिकट दी थी सिरसा से, उनको पहले भनक थी कि शैलजा भी सिरसा से आएंगी। तो दुग्गल को टिकट काटकर तंवर को इसलिए टिकट दी बीजेपी ने ताकि वहाँ शैलजा आसानी से जीत जाए और वो हुड्डा की राह में रोड़ा बन जाए। एक बात ये बहुत ही सीनियर अधिकारी ने, इसमें कितना सच है कितना झूठ हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बहुत ही आप सीनियर लेवल के अधिकारी की बात मान लीजिए।
इसी तरह से रोहतक को लेकर भी उन्होंने ये बताई कि बहुत बड़ा दबाव ये कांग्रेस पर था कि वो किसी भी सूरत में दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से लोकसभा चुनाव में न उतारे। इसमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात रहेगी। चलो, ये 2 सीटें तो बीजेपी खुद मान रही है कि कांग्रेस जीत रही है। अब बीजेपी खुद कितनी सीटें जीत रही है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, और जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं इनके ऊपर भी। सबसे पहले जो करनाल की सीट है, मैक्सिमम लोग ये मान रहे हैं कि वहाँ खट्टर साहब चुनाव जीत रहे हैं, हालांकि मुकाबला कड़ा है। इसी तरह से कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो भी सभी लोग बीजेपी के फेवर में मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभय सिंह चौटाला जो 3rd कैंडिडेट हैं वो सबसे ज़्यादा वो वोट लेके जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में आमने सामने की लड़ाई रही है सभी 9 सीटों पर। एक सिर्फ कुरुक्षेत्र ऐसी सीट थी जहां 3rd जो कैंडिडेट है वो सबसे ज़्यादा वोट ले जा रहा है, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। इसलिए भी कुरुक्षेत्र की सीट भी आप बीजेपी के फेवर में मान रहे हैं। इसी तरह से गुरुग्राम बीजेपी की सबसे सेफ सीट थी, और वहाँ राव इंद्रजीत बहुत मजबूत थे, लेकिन राज बब्बर ने वहाँ कड़ी चुनौती दी। कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, ऐसा इलेक्शन राज बब्बर ने वहाँ लड़ा, लेकिन वहाँ भी बीजेपी उस सीट को अपने फेवर में मान रही है। 5वीं सीट, 4थी सीट मान रही है बीजेपी अपने फेवर में फरीदाबाद की। फरीदाबाद का जो पिछली बार कृष्णपाल गुर्जर की जीत का मार्जिन था वो पूरे देश में 2nd नंबर पर सबसे ज़्यादा था, तो वहाँ भी ये मान रहे हैं कि वो मार्जिन घटता घटता कितना घटेगा, आखिर हम 1-1.5-2 लाख से जीत ही जाएंगे। और एक सीट जो बीजेपी अपने फेवर में मान रही है वो अम्बाला की। अम्बाला जो है वो जीटोड बेल्ट का सबसे बिल्कुल चंडीगढ़ से सटा हुआ, यमुनानगर और अम्बाला के हल्के उसमें आते हैं, और मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो हल्का है नारायणगढ़ वो भी अम्बाला में आता है। तो वहाँ से अभी बीजेपी के सांसद थे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया, उनकी पत्नी बंतो कटारिया को वहाँ बीजेपी ने टिकट दी। वो अपने फेवर में बीजेपी मान के चले ये हम जीत रहे हैं। और इसी तरह से बीजेपी अपनी कन्फर्म जीत मान रही है भिवाड़ी में धर्मवीर सिंह की। वहाँ जो राव वोट है वो उसको बीजेपी की उम्मीद है वो उसी के साथ आएगा, दान सिंह की बजाय धर्मवीर सिंह का अपना भिवाड़ी के लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव है, राव इंद्रजीत का प्रभाव रहा। प्रधानमंत्री मोदी की महेंद्रगढ़ में रैली करवाएगी, तो इसके चलते वो मान रही है ये 6 सीटें बीजेपी अपने फेवर में मान रही है। बाकी बच गई 2-3 सीट और बची हैं, उसमें सोनीपत की सीट है। सोनीपत से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने जिस तरह से अपना दुख पीड़ा जाहिर की कि कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, एक विधायक ने साथ नहीं दिया, पूर्व सांसद ने साथ नहीं दिया, कार्यकर्ताओं की उन्होंने लिस्ट तैयार की है कि वो आला कमान को सौंपेंगे। कहीं न कहीं उनको ये आभास हो गया कि वो चुनाव हार रहे हैं मोहनलाल बडोले। और कोई आदमी इसी तरह निराशाजनक नेगेटिव बात करता है, वही करता है जब उसके ये रिपोर्ट मिल जाती है कि वो चुनाव लूज कर रहा है। हालांकि देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन वहाँ सतपाल ब्रह्मचारी की जीत जो कांग्रेस के कैंडिडेट है लगभग सोनीपत से पक्की मानी जा रही है। एक सीट है हिसार की। हिसार में जो मुकाबला है बहुत ही गजब का मुकाबला हुआ। वहाँ रणजीत सिंह जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे पहले बहुत कमज़ोर माने जा रहे थे, लेकिन जयप्रकाश के आने के बाद उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। यदि कांग्रेस की टिकट वहाँ पर चंद्रमोहन को दी जाती तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के फेवर में वो सीट बिल्कुल आसानी से जा सकती थी। लेकिन जेपी को वहाँ से जैसे ही टिकट मिली उसके बाद जेपी का इलेक्शन शुरुआत के कुछ दिनों में तो बड़ा मजबूती से उठा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका चुनाव डाउन हुआ। उस चुनाव के डाउन होने के कारण एक तो सबसे बड़ा उचाना में जो उनको डेंट लगा है उसका कारण रहा, और जेपी यहाँ से पहले भी जो सांसद रहे हैं, बरवाड़ा से विधायक रहे हैं, और उनकी जो निजी बहुत सारे गाँव में राथड़ गाँव है, राजली गाँव है, बहुत सारे गाँव हैं इस तरह जहाँ निजी उनकी मुखालफत थी, उसका नुकसान कहीं ना कहीं उनको झेलना पड़ा। लेकिन जेपी के लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि उचाना, नारनौंद, उकलाना से बहुत अच्छी लीड उनको मिल रही है। ये उनके सबसे फेवर में पॉइंट है। और दूसरा सबसे मजबूत पॉइंट उनके फेवर में ये है कि किसान आंदोलन पूरे अपना उचाना की बात करें और हिसार के सारे हलकों में किसान आंदोलन का असर देखा गया, और किसानों ने जमकर कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं देखा कि जेपी है या कोई और है, इसका फायदा जेपी को मिल सकता है। लेकिन रणजीत सिंह ने जिस तरह की बातें कही हैं अभी एक दिन पहले कि वो बहुत अच्छी लीड हिसार से ले रहे हैं, वो बुआनी खड़े से लीड ले रहे हैं, बरवाड़ा और हांसी से लीड ले रहे हैं, तो उन्होंने जो तर्क दिया है कि वो चुनाव बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। एक बार पहले थोड़ा रणजीत सिंह को और जयप्रकाश को सुन लेते हैं, उनके क्या क्या तर्क हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, और ना कोई और, पर मैं ये समझता हूँ ये 50,000 के ऊपर लीड है। ये 60 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, बहुत बड़ी। सबसे एक जो बढ़िया हमें अपने सर्वे से आया है कि लेडीज ने
70 to 80% मोदी साहब को वोट डाला है। यानी पूरे प्रदेश में ये हुआ है कि महिलाओं ने ज्यादा मोदी साहब को ज्यादा वोट डाला है। तो वो जो हमें जितना रेशो आ रहा था उसका 10% हमें प्लस आया है। वो उसका राम मंदिर समझ लो, उसका मोदी साहब का अपना क्रेज समझ लो, वो ज्यादा वोट आया। मेरा ये मानना है कि हम हिसार से मोटा मोटा मीडिया के बाद जो जस्टिस हो वही बात करूंगा। हम हिसार में 50,000 से ऊपर लीड लेते हैं। ये 55 हो, ये 60 हो, ये 65 हो, इसका एग्जैक्ट नंबर मेरे पे भी ना आते हैं। हांसी और बरवाला में मैं दोनों में मिलके 40-45 की लीड लेता हूँ। किसमें 20 है, किसमें 25 है। ये इसके बाद आपका जो ये आपका भवानी खेड़ा, इसमें मैं 15,000 की लीड लेता हूँ और मैं जाता मैं वो भी कमगार से। इसके बाद हम आदमपुर और नलवा दोनों में मिलके मैं 15 की लीड लेता हूँ। 7-8 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, मैं 10-10, हालांकि सब 10-12 कह रहे हैं। मैं एग्जैक्ट अपना कैलकुलेशन कह रहा हूँ। ये तो हमारी लीड बनती है। जहाँ माइनस जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा हमें नारनौद में जा रहा है। जहाँ ऊपर से ऊपर ये तो सामने आ जाएगा, मैं फिर मीडिया के सामने बैठूंगा। मेरी अकाउंटेबिलिटी कम नहीं करना चाहूंगा, मैं 25 से ज्यादा नहीं। इसके बाद उचाना में हम 5-7 में रहेंगे, इससे ज्यादा हार नहीं है। 5-7 से ऊपर नहीं है। और उकलाना में भी ये रेस रहता है। मैं सारी मिलके हमारी जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हार है वो मैं 40 to 45 मानता हूँ। हमारी लीड जो है वो आप देखिए, अब वो 3 लाख वाली लीड तो कहीं भी नहीं है। ये तो हमें इस चुनाव में ये बड़ा इलेक्शन, फंसा हुआ इलेक्शन है सारे। मेरा ये मानना है कि हमारी जो लीड है वो यहाँ 1 से 10 बढ़ जाए, 1 से 10 कम हो जाए। मैं इसे 70 से लेके 1 तक 1-10 भी हो सकती है। ये मेरा अपना असेसमेंट है। बाकी होने के बाद रिजल्ट सामने लगेगा। ये चुनाव जनता ने लड़ा है, जनता ही मतदाता है और जनता ने ही सब कुछ किया है। तो जनता जनार्दन का मुकाबला भाजपा के बस की बात नहीं है। सर, पूरे अगर 9 हलकों की बात की जाए, सब हलकों में सबसे ज्यादा मतलब आपके पक्ष में किन किन हलकों में मजबूती से वोटिंग? देखो, ऐसे कंपटीशन नहीं करवाया जा सकता। एक कास्ट कम्बिनेशन, एक वोटों का, मतों का बंटवारा। अब जैसे अगर हम उचाना की बात करें तो वहाँ है 2,17,000 वोट। अगर हम शहर की बात करें यहाँ 1,70,000 वोट। अगर हम आदमपुर की बात करें वहाँ 1,80,000 वोट। 1,80,000 और 2,015, 35,000 का फर्क पड़ गया ना। तो ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग वो है। फिर कास्ट कम्बिनेशन समीकरण भी ऐसे बनते हैं ना। तो लेकिन मैं सब में, तुम जो पूछना चाहते हो, सबसे बढ़िया परसेंटेज के हिसाब से आदमपुर जीतूंगा। तो आपने सुना कि किस तरह से रणजीत सिंह ने पूरा बता दिया कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो हिसार से जीत रहे हैं। हांसी से उनकी लीड है, बुआनी खेड़ा लीड है, नलवा लीड बताई दी उन्होंने, और उन्होंने बरवाड़ा से लीड बता दी। यानी कि हिसार का जो मुकाबला है बहुत फंसा हुआ मुकाबला रहेगा। यानी कि एक तरफा 1.5-2 लाख की जीत किसी की नहीं रहेगी। बहुत कांटे की टक्कर है। रणजीत जीते हैं, जेपी जीते, अनुमानीय मान के चलो 30,000, 40-50 इतने की वो जीत रहती है। नज़र रहेंगी उचाना, उकलाना, नारनौंद पर जेपी को कितने लीड देते हैं। हांसी, नारनौंद, बरवाड़ा, बुआनी खेड़ा, ये रणजीत चौटाला को कितनी लीड देते हैं। तो ये बात यहाँ की होगी। उसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं अलग अलग सीटों पर। भिवानी की बात करें तो भिवानी में सिर्फ भिवानी सीट और एक तोसाम और एक नारनौल, 3 सीटों पर ये 3 हलकों में माना जा रहा है कि यहाँ धर्मवीर को लीड है। लेकिन महेंद्रगढ़ से बहुत बड़ी लीड दान सिंह को मिल रही है। नांगल चौधरी, अटेली से भी दान सिंह को लीड है। बाडड़ा ने एक तरफा राव दान सिंह के पक्ष में वोट दिया है। लोहारू में, दादरी में भी दान सिंह का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और लोहारू में भी दान सिंह को लीड मिलने की उम्मीद है। इसी तरह से राव साहब की बात करें गुड़गांव सीट की, गुड़गांव सीट पर ऐसा रोचक मुकाबला हुआ। लंबे समय बाद राव इंद्रजीत को पसीना आ गया। जितना भी बीजेपी का जो वोटर था, बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने राव इंद्रजीत को हराने के लिए वहाँ पूरी ताकत लगा रखी थी। आप मतलब इतने दुश्मन वहाँ राव इंद्रजीत के उस हलके में हैं, किसी की उन्होंने टिकट कटवा दी। ये तो खुलेआम है कि वहाँ राव नरवीर सिंह की टिकट काटी गई थी पिछली बार बादशाहपुर से।
किसी ने कटवाई, को कह रहे हैं कि मनीष यादव अमित शाह के आदमी थे, वो डायरेक्ट मनीष यादव टिकट लेके आए अमित शाह कोटे से। बहुत सारे लोग कहते हैं राव इंद्रजीत ने टिकट कटवाई, रणधीर कापड़ीवास की वहाँ टिकट कटवाई थी, कुछ लोग राव इंद्रजीत का नाम ले रहे हैं। तो बहुत सारे समीकरण इस तरह के हैं। उमेश अग्रवाल के बारे में लोग कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत ने उनको यूज़ किया और उसके चलते वो उनको टिकट नहीं मिल पाई पिछली बार, और उससे अब भी वो इंद्रजीत खेमे से दूर हो गए हैं। तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ ये है कि जो इंद्रजीत का एंटी वोट था, बीजेपी का एंटी वोट, मोदी एंटी, खट्टर एंटी वोट और मुस्लिम का जो वोट था वो राज बब्बर को थोक में मिला है, और इसी के चलते राव इंद्रजीत को पहली बार गजब के मुकाबले में पसीना आया है। कुछ भी चुनाव वहाँ का रह सकता है, लेकिन फरीदाबाद के बारे में जो जानकारी आ रही है, वहाँ शहर का जो वोटर है, जो बीजेपी का वोटर था, शहर के वोटर ने मतलब कृष्णपाल गुर्जर से दूरी इस चुनाव में बनाई है। और इसी कारण ये कहा जा रहा है कि महेंद्र प्रताप गुर्जर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बुजुर्ग नेता और जो चुनाव से राजनीति से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले गए थे, कहीं ना कहीं उनकी किस्मत में आखिर बार लोकसभा में बैठना लिखा हुआ था, और वो चुनाव जीतने की संभावनाएं उनकी बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ जो गुर्जर का एंटी वोट था, बीजेपी का एंटी वोट था, जाट वोट बैंक था और बहुत सारा जो वोट था वो उनको महेंद्र प्रताप गुर्जर को खूब मिला है। और गुर्जरों ने भी महापंचायत करके महेंद्र प्रताप के समर्थन में जो ऐलान किया था, उसके चलते भी ये संभावना वहाँ ज़्यादा है कि वहाँ महेंद्र प्रताप जीत रहे हैं। इसी तरह से बात करें अंबाला की, अंबाला में ये सेफ सीट मानी जा रही थी, सेफ तो नहीं थी, लेकिन ये थी कि एज वहाँ बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा था। लेकिन अंबाला के अंदर से जो बातें निकल के आई हैं कि वहाँ जो सबसे बड़ा जो वोटर है वो चमार वोटर है, और वो चमार समुदाय का जो वोट है वो मैक्सिमम वरुण मुलाणा के पास जा रहा है। यहाँ इस तरह की बातें निकल के आई हैं, जो संविधान बचाने का जो बात थी, और वरुण मुलाणा की जो खुद की पर्सनैलिटी है, बड़े एक्टिव वो राजनेता हैं वहाँ के, और उसके चलते उनको अपनी जो कम्युनिटी का वोट है वो खूब अच्छी मात्रा मिला है। और एंटी जो सरकार का वोट था बीजेपी का, वो वरुण मुलाणा को मिला है। बहुत अच्छा इलेक्शन वहाँ लड़ा है, और कई एमएलए भी कांग्रेस के हैं, सढौरा से, रादौर से, मुलाना से वो खुद एमएलए हैं, कालका से कांग्रेस की एमएलए हैं। तो उसके चलते निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने बड़ी मदद की है। तो और अनिल विज की नाराज़गी वहाँ पर, इसके चलते वरुण मुलाना का इलेक्शन वहाँ खूब मजबूत माना जा रहा है। ये ऐसी फंसी हुई सीट है जहाँ कुछ भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो अभय सिंह चौटाला जो कह रहे हैं कि वो लाख सवा लाख वोट ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अंदर की जो बातें आ रही हैं, कलायत में वो हार रहे हैं। रामपाल माजरा को साथ लेके आए थे चुनाव के दौरान, बिल्कुल शुरुआत में ही, ताकि वहाँ से वोट मिले। तो कलायत से आम आदमी पार्टी के पक्ष में खूब वोट मिला है, पुंडरी से खूब वोट मिला है, गुला में जमकर मतलब झाड़ू पे वोट दिया गया है। और इस तरह से यानी कि ये इलेक्शन फंसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जिस तरह से नवीन जिंदल कह रहे थे कि वो 2 लाख 3 लाख वोटों से जीतेंगे, एक तरफा जीतोगे, ऐसा नहीं है। और अभय सिंह चौटाला को जो वोट मिलने जा रही हैं वो 1 लाख से बहुत नीचे रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और सुशील गुप्ता नवीन जिंदल में कांटे का मुकाबला यहाँ पर है। और इसी तरह से कुमारी शैलजा सिरसा की बात करें तो उनका मार्जिन, ये शर्तें लग रही है हरियाणा में कि सबसे बड़े मार्जिन से यदि कोई जीत रहा है पूरे हरियाणा में, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सबसे बड़ा मार्जिन कुमारी शैलजा का रहने वाला है। उसका एक बड़ा कारण यह कि सिरसा में जो देखा गया इस बार, वहाँ चाहे वो शैलजा गुट था, चाहे हुड्डा का गुट था, चाहे वो किसी भी तरह गुट था, पूरी कांग्रेस सिरसा हल्के में, सिरसा पार्लियामेंट्री में एकजुट होती देखी गई। और उधर से बबली ने भी उनको समर्थन दिया, यानी कि सब कुछ कुमारी शैलजा के फेवर में रहा और बड़ा गजब का उन्होंने चुनाव लड़ा और वो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही हैं। और उसके बाद हम बात करें रोहतक की, रोहतक का इलेक्शन शुरुआत में बड़ा मुकाबले माना जा रहा था। सबसे पहले तो यही कह रहे थे कि एक सीट ही जीतेगी कांग्रेस सिर्फ रोहतक की, बाद में ये कहा गया कि अरविंद शर्मा ने चुनाव जमा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहाँ पर। और वहाँ पर मतलब ये कहें कि दीपेंद्र हुड्डा भी 1 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने की संभावना है, क्योंकि कोसली का ही जो वोट था अरविंद शर्मा का पिछली बार 70,000 से ऊपर का, वो उनका घट रहा है। और महम और रोहतक शहर से दीपेंद्र हुड्डा का जो वोट है वो बढ़ रहा है। इसी तरह से आपका कलानौर में वोट बढ़ा है उनका, किलोई हल्के में, बहादुरगढ़ में, हर जगह जो वोट बैंक है दीपेंद्र का बढ़ा है और अरविंद शर्मा का वोट बैंक घटा है। तो इस तरह का ये पूरा विश्लेषण है। करनाल की बात करें तो जो पानीपत और करनाल जो बड़े शहर हैं, ये बड़े शहर खट्टर साहब के लिए एक संजीवनी का काम कर गए हैं। और एक बड़ी बात अंदर से ये पता चली कि नायब सैनी ने खट्टर साहब को जिता दिया है,
कि एक गजब की एक मतलब बीजेपी के एक आदमी ने बात बताई कि खट्टर साहब के कोठी पर जो उनका मकान था करनाल में 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, जितनी चाय के लिए जितना दूध 10 साल में खर्च हुआ उतना दूध तो नायब सैनी ने वहां अब चुनाव में खर्च कर दिया। गजब की बात बताई कि नायब सैनी का जो व्यवहार था उसके चलते वहां बीजेपी की वोटों में इजाफा हुआ और उसी के चलते खट्टर साहब चुनाव जीत रहे हैं। तो आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए कि हरियाणा का माहौल क्या रहने वाला है। अब तो घंटों पे बात आ गई है और कल सुबह यानी कि 11-12 बजे तक हरियाणा की सभी 10 सीटों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पूरे देश में भी किसकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी क्या स्पष्ट बहुमत 272 की सीटें अपने लेने जा रही है, कांग्रेस क्या 100 का आंकड़ा पार करती है, कहां तक पहुंचती है, तस्वीर लगभग 12-1 बजे तक स्पष्ट हो जाएगी। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें। पड़ताल टीवी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।